बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 3 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, उनके ऊपर मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, असद कैसर साहब को अगवा कर लिया गया है। जी हाँ, असद कैसर साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली, उसके साथ साथ वो के पी के की असम्बली के भी स्पीकर रहे हैं माजी के अंदर। सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको उनके घर से अब से कुछ देर पहले अगवा कर लिया गया है। उनके भाई का बयान आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से नामालूम अफराद उन्हें अगवा करके ले गए हैं। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे, ये क्या माजरा है, क्या चल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऐलान करती है और उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करना जो है वो शुरू कर लिया जाता है। अगली खबर इसके बाद जो आपके सामने रखेंगे वो है कि ARY के ऊपर भरपूर हमले हो रहे हैं। ARY हमलों की जद में है। इस टाइम सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है ARY। जिस तरीके से महमूद गजनवी साहब ने बार बार सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमले किए थे, बार बार ARY के ऊपर हमले हो रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चौधरी गुलाम हुसैन, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम, कोड़े खाए, जेलों के अंदर रहे। 21 दिन तक चौधरी साहब लाहौर के किले के अंदर एक ऐसे जिंदान के अंदर बंद रहे जिसमें ना कहीं हवा थी ना रोशनी थी। एक तह खाने में उन्हें फेंके रखा। ये मैं ज़माना बता रहा हूँ, पुरानी डिक्टेटरशिप के ज़माने में, उनकी जवानी के दिनों में हमेशा पाकिस्तान की बात की, हमेशा मुस्बत बात की। आज उन्हें ARY से ऑफ एयर कर दिया गया है। इससे पहले अरशद शरीफ के लाडले, उनके छोटे भाई, उनके प्रोड्यूसर अदील राजा को नौकरी से हटा दिया गया ARY से। उससे पहले काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो रुखसत पे हैं। ARY के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे ये क्या है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें भी बदकिस्मती से हमें नज़र आ रहा है कि मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन का ऐलान तो हुआ है, वो तो अब ज़रूरत थी क्योंकि IMF आ गया है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इलेक्शन का ही पूछा है। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको नहीं पता होना कि आपने हंसना है कि आपने रोना है। लेकिन मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है आज की अदालत ने कि आप बात नहीं कर सकते। मीन जो कार्रवाई हमने कर दी है, इसके बाद आप बात नहीं कर सकते इलेक्शन के ऊपर। ये क्या माजरा है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर आखिर पर आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन का जो अदारा है, फंस गया बुरी तरह से आइन शिकनी के अंदर। बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल फंदा कभी ना कभी गले में पड़ेगा इस अदारे के। क्या हुआ है, ये क्या माजरा है, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ और दूर तक जाए और तवाना आवाज़ बन सके हमारी। पहली खबर है जी कि आज असद कैसर साहब को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं और सीनियर लीडर हैं। उसके साथ साथ नेशनल असम्बली के स्पीकर रहे हैं। बड़े वो सुलझो किस्म के सियासतदान हैं और पहले भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की आपको याद होगा खबरगिरी रही है। जब खटक साहब ने किया तो उनको भी साथ लेके जाया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया। उनके भाई ने अब से कुछ देर पहले मैसेज एक रिकॉर्ड करवा के छोड़ा है कि उनके भाई को अगवा कर लिया गया है। उनके भाई को उनके घर से सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं। अब पता चला है कि उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन का मुकदमा किया गया है। कोई मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है जिसके अंदर कोई मेडिकल का इक्विपमेंट आया है। वो पता नहीं असद कैसर का उससे क्या लेना देना मेडिकल के इक्विपमेंट से। बहरहाल पकड़ के जो उस ज़िले के अंदर कोई ख़रीदो फरोख्त हुई होगी, असद कैसर साहब का कोई लेना देना है या नहीं है, उसमें उठा के उनको डाल दिया गया है। ख़रीदो फरोख्त की होगी KPK गवर्नमेंट ने, जिसके चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान। पकड़ना चाहिए उनको अगर कोई गलत काम हुआ, लेकिन क्योंकि वो अगवा बराए बयान दे चुके हैं, अब उसका सारा नज़ला जो है वो असद कैसर पे डाला जाएगा। जो भी गलत काम महमूद खान ने किया होगा या नहीं किया होगा, नहीं भी किया होगा तो बना के उसका पूरा नज़ला जो है वो असद कैसर के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। वजह सिर्फ एक है कि असद कैसर से अब बयान लेना है, अगवा बराए बयान। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि किस तरीके से ये तमाम लोग ज़मानत पर थे और जस्टिस तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब हैं, उनके बेंच ने इनकी ज़मानतें जो है, इनको एक मुकदमे में गिरफ्तारी, तमाम मुकदमों में गिरफ्तारी समझा जाने वाला फ़ैसला और एक में ज़मानत, तमाम में उस टाइम ज़मानत समझा जाने वाला फ़ैसला उन्होंने हटा दिया।
वो जो कवर था उसके ऊपर से पेशावर हाई कोर्ट ने एक दलेर फैसला दिया था, वो हटा दिया जस्टिस तारिक ने, और उसके बाद केपीके के लोगों के ऊपर क़यामत बरसी है। अब जारी बात है वो हालात नहीं है केपीके के अंदर अभी भी जो पंजाब के लोगों के साथ किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी मौजूदा ताकत ने, लेकिन बहरहाल अब केपीके के लोग जो हैं वो शदीद इस टाइम उनके ऊपर ये क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। और क्रैकडाउन शुरू हुआ है जब से जस्टिस तारिक मसूद साहब ने फैसला दिया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन किया है, ओवरथ्रो किया है, और उस वक़्त के बाद से केपीके के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो गई है। तो ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट शामिल है, क्योंकि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंटैक्ट था उस वक़्त तक केपीके के अंदर इस तरह के मामलात नहीं थे। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जी। अगली खबर है एआरवाई तो लग रहा है जैसे सोमनाथ का बंदर हो, क्योंकि बार बार उसके ऊपर हमला आवर हुआ जा रहा है, बार बार हमला आवर हुआ जा रहा है। एआरवाई है कि उसको सांस नहीं लेने दिया जा रहा, बार बार उसके ऊपर कभी एक शख्स के बारे में डिमांड है, कभी दूसरे शख्स के बारे में डिमांड है। याद होगा आपको 9 अगस्त को एआरवाई को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था, अमाद यूसुफ को गिरफ़्तार किया गया था और अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था, और उसके बाद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। एआरवाई को एक और गहरा ज़ख्म मिला। उसके बाद आपने देखा कि एआरवाई की तमाम जो एडिटोरियल लाइन थी उसको ज़बरदस्ती चेंज किया गया। उसके बाद एआरवाई के अंदर से आपने देखा कि किस तरीके से काशिफ अब्बासी साहब का शो ऑफ एयर किया गया, कहा गया कि वो छुट्टी पे हैं, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि वो अभी छुट्टी पे हैं, उनको किसी ने फारिग नहीं किया, उनको सिर्फ छुट्टी पे भेजा गया है। उसके बाद हमने देखा कि अदील राजा जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ ने उन्हें ट्रेन किया। अरशद शरीफ टीम के वो कलीदी या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि सबसे अहम रुकन जो अरशद शरीफ की टीम के हैं वो अदील राजा हैं। उन्होंने हमेशा, अरशद शरीफ ने उन्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। अदील राजा बहुत इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, बेहतरीन काम करता है अपनी फील्ड में, और पाकिस्तान के अंदर जिद्दत जो लेके आए लोग अपने काम में, उनमें अदील राजा का एक बेहतरीन नाम है। तो पाकिस्तान के टेलीविज़न के अंदर जब टॉप प्रोफेशनल्स की बात हो अपने अपने एरिया के अंदर तो वो अदील राजा है। पता ये पड़ा है कि अदील राजा साहब जो ट्वीट करते हैं, जो अपनी राय देते हैं ट्विटर के ऊपर, उससे बड़ा शदीद मसला है, और उस वजह से अदील राजा को फारिग कर दिया गया है, एआरवाई से नौकरी से निकाल दिया गया है, ये सोचे बगैर कि पहले उनका बड़ा भाई, उनका मेंटर, उनका टीम लीड अरशद शहीद हो चुका है। उन लोगों के लिए पहले ही दुनिया में बहुत तंगियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अदील राजा को अब नौकरी से फारिग किया गया है। ये कल की डेवलपमेंट है। आज चौधरी गुलाम हुसैन, पाकिस्तान के एक मायानाज बुज़ुर्ग सहाफ़ी जिनकी बहुत खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, जब डिक्टेटरशिप थी उनकी जवानी के दिनों में, आपको शायद ये ना पता हो कि चौधरी साहब हरावल दस्ते में थे, भुट्टो साहब के साथ स्टूडेंट लीडर थे जब चौधरी साहब, तो वो भुट्टो साहब के साथ काम किया करते थे, उनके हरावल दस्ते में थे। बाद में फिर आमरीत के ज़माने में उन्हें उठा के लाहौर के किले में डाल दिया गया। 21 दिन तक वो एक ऐसे कमरे के अंदर रहे जहाँ पर ना रोशनी थी, कोई चीज़ नहीं थी, और उनकी वालदा पीछे से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहीं। कई दफ़ा चौधरी साहब जब ये जिक्र करते हैं, वो वाक़यात बताते हैं कि उनकी वालदा किस तरीके से उस किले के बाहर आके बैठी रहती थी बेयारो मददगार, और कोई बात सुनने वाला नहीं था। जब चौधरी साहब सिर्फ अपने कलम, उस टाइम तो टीवी नहीं था, सारी बात अखबार में लिखते थे, अखबार के सहाफ़ी थे, सिर्फ अपने कलम की कीमत अदा कर रहे थे। उनकी माँ अपने कलम की कीमत अदा कर रही थी, उनके कलम की कीमत अदा कर रही थी। ये कोई नई आज रविश नहीं है, लेकिन आज जुल्म जो है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, पहले से भी ज़्यादा। चौधरी साहब एआरवाई के ऊपर प्रोग्राम करते थे, उनको पहले एक तोहफ़ा दिया गया उनके साथ, आपको पता होगा, आपने देखा होगा टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती एक बंदे को वहाँ पर बिठाया और उनको उस प्रोग्राम के अंदर इंटर करवाया जिसको चौधरी साहब करते थे, और अब चौधरी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अब वो एआरवाई के ऊपर प्रोग्राम नहीं करेंगे। हैरानी की बात है, अब अगर मैं मुखातिब हूँ आपसे जिनके पास ताकत है, तो मुझे बहुत हैरानी की बात है, एक एक करके मुझ समेत जो आपकी आवाज़ थे, जो आपकी ताकत थे, जो आपकी पीठ के ऊपर जो छुरा मारते थे, उनका दिफा करते थे, जो आपका 360 एंगल के ऊपर आपके लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा अवेलेबल होते थे,
एक एक करके उस शख्स को आप टारगेट कर रहे हैं, एक एक करके उस शख्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ नहीं आ रही आप ये क्यों कर रहे हैं। मतलब चौधरी गुलाम हुसैन को आप आज हटा रहे हैं पाकिस्तान से, कौन दिफा करेगा कल आपका, आप मुझे बताइए। अरशद शरीफ हो गया, शहबाज गिल हो गया, चौधरी गुलाम हुसैन हो गया, लाइन है एक लंबी लोगों की जो कभी आपका दिफा करते थे। आपने उन्हीं को एक एक को चुन चुन के आपने निशाना बनाया। तो आपको ये पता होना चाहिए हुजूर, मैं बहुत ही एहतराम के साथ आपके सामने पेश करता हूँ, गुस्सा तो आपको बहुत लगता होगा लेकिन फिर भी बड़े एहतराम से आपके सामने पेश करता हूँ कि नवाज शरीफ ने सदा आपके साथ नहीं रहना। नवाज शरीफ की इंस्टिंक्ट जो उसकी जिबिल्लत है नवाज शरीफ की, उसके अंदर है कि उसने आपको हिट करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना है। भले वो हिंदुस्तान के साथ मिलके करे, भले किसी और के साथ मिलके करे, तो तब कौन आपका दिफा करेगा? तलत हुसैन आपका दिफा करेगा? ये जिन लोगों को आप एआरवाई के अंदर रखवा रहे हैं ये आपका दिफा करेंगे? या आपको चौधरी गुलाम हुसैन जैसे जर्नलिस्ट अब दिफा करेंगे आपका? तो आपको तो अब खुद नहीं पता कि 6 महीने के बाद आपकी पॉलिसी क्या होनी है। आपकी 6 महीने पहले क्या पॉलिसी थी, साल पहले क्या पॉलिसी थी और आज क्या पॉलिसी है, ज़रा गौर कीजिए। ये कितने कितने एंगल के ऊपर इसका यू टर्न हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने के बाद आपकी यही पॉलिसी होगी जहां पर आप खड़े हैं? तो फिर उस टाइम आपको कौन मिलेगा आपको दिफा करने वाला? जब आप अगर मुसीबत में होंगे, आपके ऊपर हमले होंगे जो नैरेटिव के बयानिए के, तो आपने तो अपने तमाम लोग जो आपके साथ मुखलिस थे, जो पाकिस्तान के साथ असल में मुखलिस थे, प्रो पाकिस्तानी लोग थे, मुहिब्बे वतन थे चौधरी गुलाम हुसैन की तरह के, उन सब के गले तो आप काटते जा रहे हैं, उन सबको तो आप नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, उन सब के दिलों के ऊपर तो आप छुरे लेके हमले करते जा रहे हैं। तो कल को आपके लिए कौन खड़ा होगा? खुदा का वास्ता है किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सोचिए, अपने इदारे के लिए सोचिए, अपनी रेपुटेशन के लिए सोचिए। ये तमाम लोग आपके अपने हैं, इनके बारे में खुदारा सोचिए। उसके बाद अगली खबर आपके सामने, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो रखेंगे। अजीब ही बातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर। कुछ तो एक तो अजीब बात ये हुई है कि फैसला आज के इलेक्शन का था और जो असम्बलियां तहलील हुई थी पिछले साल नवंबर के अंदर, उसको गैर आईनी लिखा। उसका कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई रेलेवेंस नहीं थी उस बात की। लेकिन क्योंकि सदर साहब को रगड़ना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ना था, इमरान खान को रगड़ना था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस मुकदमे का हवाला देके, उस इंसिडेंट का हवाला देके कि जब अदम एतमाद के बाद असम्बलियाँ तोड़ने के फैसले की सदर ने तौसीक की थी, तो वो गैर आइनी काम किया था, सिर्फ सदर को रगड़ा लगाना मकसद था। फिर सदर को आइन शिकन कह दिया गया, पता होते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसले नहीं दिए। तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ सदर आरिफ अलवी साहब को रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में आज भक्तियाँ कसी गई हैं और उनके बारे में फिक्राबाजी की गई है। सबसे बड़ा काम आज ये किया गया है कि जाते जाते मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, आज ये कहा गया है कि इलेक्शन के ऊपर पहले एक आइन तोड़ा गया, आपको पता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, उस आइन को तोड़ दिया गया। अब 190 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहा है, 90 की बजाय। तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि आइन किसने तोड़ा, किसी पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, किसी को इसकी सजा नहीं दी गई, किसी से नहीं पूछा जाएगा इस बात का। लेकिन अब किया जाएगा? अब अल्लाह के करम के साथ अब किया ये जा रहा है कि अब एक तो उसको कवर दे दिया गया है जाते जाते, और फिर क्योंकि आइन शिकनी को कवर दिया गया है, पता है कि हम बुरा काम कर रहे हैं, पता है कि इसके ऊपर बात होगी, पता है कि इलेक्शन के अंदर धांधली होगी तो लोग इसके ऊपर बात करेंगे, तो जाते जाते पाबंदी लगा दी गई है मीडिया के ऊपर कि आप इलेक्शन के बारे में कोई बात जो क्रिटिकल हो, जो तनकीदी बात हो, वो आप नहीं कर सकते। पहले भी काजी साहब ये कर चुके हैं, जब हदैबिया पेपर मिल्स के अंदर शरीफों को एक ऐसा रिलीफ दिया था काजी साहब ने जिसकी कोई पहले मिसाल नहीं थी जुडिशल तारीख के अंदर, तब भी मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई थी। इसको मीडिया गैगिंग कहते हैं। ये होता है मीडिया को गैग करना। आज दोबारा मीडिया को गैग किया गया है और तरीका ही अपनाया गया है कि जी अगर आपने इलेक्शन के बारे में कोई तनकीदी बात करनी है तो घर में बेगम के साथ कीजिए, बाहर मीडिया पे ना कीजिए। तो हुजूर अगर किसी की बेगम ना हो तो वो फिर किसी और की बेगम के साथ कर ले, मतलब क्या करे वो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज नहीं बताया बदकिस्मती से, क्योंकि अब मामलात वो बेगमों तक ही ले गए हैं, तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि जिसकी बेगम नहीं है वो किससे बात करे। तो बहरहाल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है आज, और मकसद मुझे यही लगता है कि जो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई है उसमें मकसद यही है कि कोई बात ना करे। पता जो है कि हमने किया क्या है, इस बात का बड़ा
अच्छे तरीके से मालूम है कि हमने ये एक गैर आइनी चीज़ को अब कवर देने की कोशिश की है और उसके ऊपर हमारे ऊपर तनकीद होगी। फिर जाते जाते फैसले के अंदर ये भी लिखा गया है कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, ये तारीख हमने नहीं दी, ये हमने हमने तो पंचायत का काम किया सिर्फ और सिर्फ। हमने तो जो है वो तमाम फ्रीकैन ने तारीख खुद डिसाइड की, भी अपने आप को बाहर रखा, इस गंदे काम में से अपने आप को बचाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है हजूर, आपका कोई आपको पंचायत का सरपंच नहीं बनाया हुआ। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपने जिसने आइन तोड़ा आपने उसको सज़ा देनी है, और जिसने तोड़ा है आपको सज़ा देनी पड़ेगी। आपने लिख दिया है कि उसके अंदर कौन कौन ज़िम्मेदार है, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के ऊपर डाली है। और लग नहीं रहा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले से निकल सकेंगे। फंदा मुझे पड़ते हुए नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन के अदारे के ऊपर। वो आज पढ़े, कल पढ़े, 10 साल पढ़े, 10 साल बाद पढ़े, मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन के अदारे के लिए। लेकिन क्योंकि ज़िम्मेदारी उस पर डाल दी गई, और जो कि ज़्यादती होगी, ये इलेक्शन कमीशन अकेले का काम नहीं है, आपको पता ही है जिसका काम है। लेकिन अब पूरे का पूरा जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालने की कोशिश की गई है, और आज के फैसले के अंदर सारी चीज़ों के अंदर उसे उसे जो है वो ज़िम्मेदार ठहरा के तो फंदा उसके गले के इर्द गिर्द कस दिया है। मुश्किल लग रहा है मुझे उनका बचना आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है कि उनको फंसाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के अदारे को। हालांकि कसूर अकेले इलेक्शन कमीशन का नहीं है, कसूर असल में जिनका है वो सबको पता है, लेकिन उस तरफ को जाते हुए अदालतों के पर जलते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को फिक्स कर दो, अलवी साहब को कर दो, किसी और को कर दो। तो बहरहाल ये आज की कार्रवाई थी। मीडिया के ऊपर पाबंदी है जी, बात नहीं कर सकती, करनी है तो बेगम से करें। और बाकी आपके सामने जो कुछ हो रहा है, कल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नया क्रैकडाउन किया जाएगा। अंदर की खबर दी थी कि लिस्टें बन गई हैं, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वो लिस्टें पहुंच चुकी हैं, और लोगों को इलेक्शन लड़ने से मना करना या हटाना, मीन तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये मकसूद है। देखें इसमें क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।